हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शेखावत मैंशन। अहान का कमरा। अहान ने जन्नत के जिस्म से उसकी कुर्ती को फाड़ते हुए अलग कर दिया था और जन्नत हल्का सा कांप उठी। अहान ने भी अपना हाथ उसके पेट पर रखकर हल्का सा उसके पेट को सहलाया और फिर उसके सीने की तरफ देखने लगा तो जन्नत ने तुरंत उस पर से अपनी नज़रें हटा ली। इस वक्त अहान की नज़रें इतनी ज़्यादा मदहोश थी कि जन्नत का रोम रोम काँप रहा था। वो अब अहान की तरफ देख भी नहीं पा रही थी। वहीं अहान ने कुछ पल उसके पेट को यूं ही सहलाया और फिर धीरे धीरे अपना हाथ उसके सीने की तरफ लेकर बढ़ने लगा। जैसे जैसे अहान का हाथ ऊपर की तरफ आ रहा था वैसे वैसे जन्नत बेडशीट को अपनी मुट्ठी में कस रही थी और अचानक ही उसने ज़ोर से बेडशीट को अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिया और दर्द से करहा उठी। अहान उसके सीने पर उसे बेतहाशा चूम भी रहा था और उसकी बॉडी को हल्का हल्का प्रेस भी कर रहा था। जन्नत सिसकियां ले रही थी, उसकी जान निकल रही थी वो दर्द महसूस करते हुए, लेकिन अहान उसकी वो सिसकियां सुनकर भी नहीं रुक रहा था, बल्कि जन्नत की सिसकियां सुनकर वो और भी ज़्यादा सेड्यूस हो रहा था। वो कभी लेफ्ट होता तो कभी राइट। जन्नत अब तक वो दर्द बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। उसने आज तक कभी ऐसा दर्द बर्दाश्त किया ही नहीं था। अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो कांपती हुई आवाज में बोली, बहुत बहुत दर्द हो रहा है अहान, बहुत दर्द हो रहा है। अहान उसकी तरफ देखते हुए बोला, लेकिन ये दर्द तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना हेवन। ये बोलते हुए उसने उसे जोर से बाइट कर दिया तो इस बार जन्नत दर्द से चिल्ला उठी। जन्नत हल्का सा ऊपर की तरफ उठ गई थी और अहान को देख रही थी, जो उसे पूरी तरह से तड़पाने के इरादे से उसे देख रहा था। जन्नत तुरंत ऊपर की तरफ उठकर उसके सीने से लग गई और बोली, प्लीज़ प्लीज़ अहान मत कीजिए ना, मुझे सच में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे डर लग रहा है। अगर इसके आगे आपने कुछ कुछ किया तो मेरा मेरा क्या होगा? मैं तो मर ही जाऊंगी। यहाँ प्लीज़ प्लीज़ मत कीजिए ना कुछ भी, फिर कभी कर लीजिएगा आपको जो करना है। ये बोलते हुए उसने अहान को पूरी तरह से अपनी बाहों में जकड़ लिया था। वह अहान से अलग भी नहीं हो रही थी ताकि अहान एक बार फिर से उस पर हावी ना हो जाए। वहीं उसकी इस हरकत पर अहान को हंसी आ रही थी। वो आगे जो करने का सोच रहा था, उसके बाद जन्नत का क्या हाल होता, ये सोचकर ही उसके चेहरे पर हंसी तैर रही थी और उसे हंसते हुए देखकर जन्नत बुरी तरह से चिढ़ गई। उसने अपना चेहरा अहान के सीने से निकाला और बोली, आपको हंसी आ रही है? आपको पता भी है इस वक्त मेरा क्या हाल हो रहा है? मैं कांप रही हूँ, मेरी धड़कन देखिए कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये बोलते हुए उसने अहान का हाथ अपने सीने पर रख दिया। वो पागल एक बार फिर से भूखे शेर के सामने खुद को सर्व कर बैठी थी। वहीं जैसे ही अहान ने उसके सीने पर अपना हाथ रखा, एक बार फिर से जन्नत की चीख निकल गई और उसने तुरंत अहान का हाथ अपने सीने से हटाया और अहान के सीने से लिपट गई। वो रोते हुए बोली, मत कीजिए ना अहान, सच में बहुत दर्द हो रहा है। उसका वो रोना सुनकर अब अहान ने उसे अपने सीने से हल्का सा अलग किया और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, सच में इतना दर्द हो रहा है? जन्नत ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाया। दर्द से तो उसकी सच में जान निकल रही थी। अहान कुछ पल उसे यूं ही देखता रहा और फिर उसे बेड पर लेटाकर दोनों के ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ लिया। जन्नत अभी भी डरते हुए अहान को देख रही थी। कब भूखा शेर एक बार फिर से उस पर झपट्टा मार दे, कुछ कहा नहीं जा सकता था। अहान ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और बोला, अच्छा ठीक है, आज छोड़ रहा हूँ, लेकिन जल्दी ही खुद को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर लो, क्योंकि अब तुम पागल होने वाली हो, क्योंकि तुम्हें पागल करने वाला है ये अहान शेखावत।
उसकी बात सुनकर जन्नत का दिल जोरों से धक धक करने लगा। प्यार तो उसे भी अहान से चाहिए था, लेकिन वो सब सोचकर ही उसे अपना बदन टूटता हुआ महसूस होने लगा था। अहान अब उसके सर को हल्का सा सहलाते हुए बोला, अब चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लो, वरना मेरा मूड चेंज हो गया तो फिर बाद में पछताओगी। उसके बात सुनकर जन्नत ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और अपना चेहरा अहान के सीने से लगा लिया। उसे सच में बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। वहीं दूसरी तरफ अहान जन्नत को देख रहा था। वो जानता था कि अभी जन्नत बहुत छोटी है, ऐसे में ये सब उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, इसलिए उसने उसे ज़्यादा कुछ नहीं कहा। वो भी चाहता था कि जन्नत पूरी तरह से अपना टाइम ले। आखिर इतना सब कुछ होने के बाद उसे खुद को प्रिपेयर करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। लेकिन आज उसके पूरे चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। जन्नत को देखते हुए उसकी खुद की धड़कनें बढ़ती ही जा रही थी। आज उसे खुद को रोकने की ज़रूरत नहीं थी। उसने हल्का सा आगे बढ़कर जन्नत के माथे को चूम लिया और एक बार फिर से उसे अच्छे से अपनी बाहों में जकड़कर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर बाद दोनों गहरी सुकून की नींद में सो चुके थे। जहां एक तरफ अहान और जन्नत दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे थे, वहीं दूसरी तरफ रियान और अमानत अपनी दूरियों से लड़ रहे थे। राठौर मेंशन। अमानत बेड पर बैठी थी और रेहान चेंजिंग रूम में था। वो रूम में आते ही चेंजिंग रूम में चला गया और उसे चेंजिंग रूम में जाते देख अमानत को एक अजीब सी तकलीफ महसूस होने लगी। हालांकि वो जानती थी कि उसके और रेहान के बीच कुछ हो नहीं सकता, कारण उसकी प्रेगनेंसी भी थी और उन दोनों की शादी जिस तरह से हुई थी, इन सब चीज़ों में तो उन दोनों को बहुत वक्त लगने वाला था। पर वो चाहती थी कि रेयान उसके पास बैठे। वो दोनों अपने अपने दिल की बात एक दूसरे से कहें, और ज़्यादा नहीं तो उन दोनों के बीच कुछ पल तो ऐसे हों जो आज के दिन को बेहद यादगार बनाए। तभी उसकी नज़र रेयान पर गई, जो चेंजिंग रूम से बाहर आया। बाहर आकर वो हैरानी से अमानत की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ, तुमने अभी तक चेंज नहीं किया? ये बोलते हुए उसकी नज़र अमानत पर थी, जिसने अभी भी अपना ब्राइडल लहंगा पहना हुआ था। अमानत थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, वो मैं वो मैं बस जाने ही वाली थी। ये बोलकर वो बेड से उठने लगी कि हड़बड़ाहट की वजह से उसका पैर हल्का सा लड़खड़ा गया। रियान तुरंत उसके पास आया और उसे संभालते हुए बोला, क्या कर रही हो तुम अमानत? जरा ध्यान से, अभी अगर गिर जाती तो? अमानत उसकी तरफ देखते हुए बोली, तो तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता रेयान, अगर मैं गिर भी जाती तो? रेयान ने उसे गुस्से से घूरते हुए पहले तो सीधे खड़ा किया और बोला, ये क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता मुझे क्या फर्क पड़ता ट्रेसर? अमानत अपनी सूनी सी नजरों से उसे देख रही थी। तभी रेयान मुस्कुराया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोला, तुम मेरे बच्चे की माँ हो और मेरी बीवी। सिर्फ यही दो रिश्ते नहीं हैं हमारे, इन दोनों रिश्तों से भी बहुत खास रिश्ता है हम दोनों का। अमानत उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, कौन सा रिश्ता? रेयान मुस्कुराते हुए बोला, दोस्ती का रिश्ता, जो हम दोनों के बीच पहले भी था और अभी भी है और हमेशा रहेगा। रेयान की बात सुनकर अमानत ने मुंह बनाया और बोली, मुझे चेंज करने जाना है। ये बोलकर वो आगे बढ़ने ही वाली थी कि रेयान ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। वो जानता था कि अमानत को क्या फील हो रहा है और वो चाहती क्या है, लेकिन वो जो चाहती थी वो उसे बिल्कुल नहीं दे सकता था। पर वो कुछ ऐसा कर सकता था जिससे अमानत को बुरा भी ना लगे और वो कहीं ना कहीं उसकी बात भी समझ जाए। अमानत पलटकर उसकी तरफ देखने लगी। रेयान उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्यों नाराज हो रही हो? अच्छा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ बैठो। ये बोलते हुए वो उसे वापस बेड की तरफ लेकर आया। अमानत बिना उसकी तरफ देखते हुए बेड पर बैठ गई। रेयान ने अगले ही पल उसकी गोद में अपना सिर रख दिया तो अमानत का दिल जोरों से धड़क उठा। रेयान ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और अपने सिर पर रखते हुए बोला,
तुम्हें याद है, तुम ऐसे ही मुझे हेड मसाज दिया करती थी जब हम कभी पिकनिक पर या फिर कहीं भी बाहर जाते थे तो। उसकी बात सुनकर अमानत के चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगी। ये सच ही था कि जब भी वो लोग कहीं वेकेशन पर जाते थे, जब सारी फैमिली उनके पास होती थी, तो रेयान बहुत बार कहता था कि मेरा सिर दर्द हो रहा है। तब अमानत ही उसे ऐसे हेड मसाज देती थी। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैं उन दिनों को कभी भूल ही नहीं सकती रेयान, और अब तो वो दिन मेरे लिए और भी ज़्यादा खास होने लगे हैं। रेयान मुस्कुराया और बोला, मेरे लिए भी। हमारी शुरुआत दोस्ती से हुई थी और आज हम दोनों एक दूसरे के पति पत्नी हैं। लेकिन ये रिश्ता इतना आसान नहीं है अमानत। मैं जानता हूँ तुम किसी और से प्यार करती थी और मैंने तुम्हें अपनी बीवी बना लिया, तो कहीं ना कहीं अभी भी तुम्हारे दिल में बहुत कुछ होगा। मैं जानता हूँ कि हम पहले अपने अतीत से पूरी तरह से बाहर आ जाए और फिर एक दूसरे को पूरी तरह से अपना बनाए। तब तक हम अपनी दोस्ती के रिश्ते को जिएंगे, एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता जिसमें हम दोनों के बीच कोई झिझक नहीं होती थी, कोई सीक्रेट नहीं होता था। तुम्हारे लिए मैं बहुत खास था और मेरे लिए तुम बहुत खास थी। उसकी बात सुनते हुए अमानत उसकी तरफ ही देख रही थी। रेयान ने अपना चेहरा हल्का सा घुमा लिया तो उसका चेहरा अब अमानत के पेट से लग गया। बेबी बम्प होने की वजह से पेट थोड़ा आगे की तरफ उभरा हुआ था। रेयान ने उसके पेट पर अपना हाथ रखा और बोला, वैसे भी हम दोनों के बीच वो पति पत्नी का रिश्ता अभी नहीं बन सकता है जो हर एक पति पत्नी के बीच होता है, क्योंकि मैं हमारे बेबी को कोई भी रिस्क नहीं दे सकता। ये बात बोलते हुए उसकी आवाज़ हल्की सी कांप रही थी। वो अमानत से झूठ बोल रहा था, जबकि सच ये था कि वो कभी अमानत को ये हक दे ही नहीं सकता था। रिश्ते पर हक उसने बेशक से अमानत को दे दिया था, लेकिन अपने जिस्म पर उसे अभी भी जन्नत का हक महसूस होता था। उसकी बात सुनकर अमानत के चेहरे पर अब मुस्कुराहट तैरने लगी थी। वो यही देखकर खुश थी कि कम से कम रेयान उन दोनों के रिश्ते में आगे तो बढ़ना चाहता है। उसके दिल को एक उम्मीद मिल रही थी। रेयान ने चेहरा उठाकर अमानत की तरफ देखते हुए बोला, तुम मुझे एक वादा करोगी? अमानत ने अपना सर हाँ में हिलाया। रेयान अब अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, मुझे नहीं पता अपनी बीवी को खुश कैसे किया जाता है, और मेरी बीवी तो वैसे भी एक्स्ट्रा गुस्से वाली है, तो मुझसे तो बहुत सारी गलती होगी, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना ना। अपना पति समझकर ना सही, एक दोस्त समझकर बता देना कि कहाँ गलत हूँ मैं, ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूँ। इतना तो करोगी ना मेरे लिए? उसकी बात सुनकर अमानत कुछ पल उसे देखती रही और फिर मुंह बनाते हुए बोली, फिलहाल तुम बहुत गलत जा रहे हो रेयान। रेयान ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अमानत उसके सीने से लग गई और बोली, शादी की रस्मों में मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और अब मैं सोना चाहती हूँ, लेकिन तुम हो कि पता नहीं क्या क्या बोलकर मुझे जगाए हुए हो। अभी मैंने अपने कपड़े भी चेंज नहीं किए और मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ कि मुझसे अब कुछ होगा भी नहीं। क्या मैं यूं ही सो जाऊं? ये बोलते हुए उसने रेयान की पीठ पर अपने हाथ और भी ज़्यादा कस दिए थे। रेयान ने उसे अपनी गोद में उठाया और बोला, तुम्हें सोना है? बेशक से सो जाना, और जैसे भी सोना है वैसे सो जाना, लेकिन कपड़े चेंज करके, क्योंकि इन कपड़ों में डिस्टर्ब सिर्फ तुम नहीं मेरा बेबी भी होगा। ये बोलते हुए उसने हल्की सी तिरछी नज़रें अमानत पर डाली। अमानत ने अपना चेहरा उसके सीने से लगा लिया। रेयान उसे लेकर चेंजिंग रूम में आया और उसे पहनने के लिए कपड़े दिए। वो उसे कपड़े देने के बाद वहाँ से जाने ही वाला था कि अमानत ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोली, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मैं बहुत टायर्ड हूँ। मैं अपने कपड़े चेंज कर लेती, लेकिन सच में मेरी पूरी बॉडी टूट रही है। उसकी बात सुनकर रेयान का दिल ज़ोरों से धक धक करने लगा, लेकिन वो अमानत को मना नहीं कर सकता था। इसलिए उसने उसके हाथों से वो कपड़े वापस लिए और अमानत की तरफ देखते हुए बोला, मैं समझ सकता हूँ
ये बोलकर वो अमानत की हेल्प करने लगा। अमानत की नज़रें उसके ऊपर ही थी और रेयान ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। रेयान की यह हरकत देखकर अमानत के दिल में अब मिक्स्ड फीलिंग थी। रेयान के डिसीजन की वो रिस्पेक्ट भी कर रही थी और कहीं ना कहीं उसका दिल बेकरार भी था। रेयान के लिए इज्जत तो बढ़ ही रही थी, वहीं प्यार ने भी अब हलचल मचानी शुरू कर दी थी। रेयान ने उसके कपड़े अच्छे से चेंज किए और फिर अपनी आंखें खोलकर उसे देखते हुए बोला, चलें अब? अमानत मुंह बनाकर बोली, जैसे मुझे यहाँ पर लेकर आए थे वैसे नहीं लेकर जाओगे? उसकी बात सुनकर रेयान मुस्कुराया और फिर उसे अपनी गोद में उठा लिया। अमानत ने उसकी गर्दन पर अपनी बाहें लपेट दी और खुद को पूरी तरह से उसकी गर्दन पर ढीला छोड़ दिया था। रेयान उसे लेकर बेड पर आया और उसके सर को सहलाने लगा था कि अमानत अच्छे से सो जाए, लेकिन अमानत कुछ देर उसे अपनी इंटेंस नज़रों से देखती रही और फिर हल्का सा ऊपर की तरफ उठकर उसने रेयान के होठों पर अपने होठ रख दिए। रेयान की आंखें बड़ी हो गई। राठौर मेंशन। रेयान एकदम हैरान रह गया जब अमानत ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। वो अमानत की तरफ देखता ही रह गया। उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा था। हालांकि अमानत आगे बढ़ने को बढ़ सकती थी, लेकिन वो बस हल्का सा उसके होठों को छूकर वापस बेड पर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। रेहान उसकी तरफ देखता ही रह गया। अमानत ने जो किया वो सच में बहुत अलग था। अमानत अब खुद सोच रही थी कि उसने ये किया क्या, लेकिन उसे अब रेहान से नज़रें मिलाने पर भी बड़ा डर सा लग रहा था। उसने तुरंत करवट ले ली। अचानक ही उसकी दर्द से आह निकल गई तो रेयान हर एक बात भुलाकर तुरंत उसके करीब हुआ और उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ? अमानत मायूसी से बोली, वो मुझे राइट साइड में पेन हो रहा था तो मुझे राइट साइड में नहीं लेटना था। रेयान तुरंत बोला, जब पता है कि राइट साइड में पेन हो रहा है तो क्यों लेट रही हो राइट साइड? और वैसे भी तुम लेफ्ट साइड लेटती हो ना, तो लेफ्ट साइड चेहरा करके लेटो। ये बोलते हुए उसने अमानत को अपनी तरफ घुमाया और उसके सिर पर अपना हाथ रखा। अमानत उसकी तरफ देखते हुए बोली, मेरा सिर दर्द नहीं हो रहा। रेयान तुरंत बोला, मुझे पता है, लेकिन मैं वेट नहीं कर सकता कि तुम्हारा सिर दर्द हो और मैं तब इसे दबाऊं। अगर मसाज कर रहा हूं तो प्रॉब्लम क्या है? नींद अच्छे से आ जाएगी। अब चुपचाप अपनी आंखें बंद करो। अमानत हल्का सा मुस्कुराई और फिर एकदम अपने चेहरे के एक्सप्रेशन नॉर्मल करते हुए बोली, तुम मुझसे नाराज नहीं हो? रेयान तुरंत बोला, मैं तुमसे नाराज क्यों होऊंगा? अमानत मुस्कुराई और बोली, मैंने तुम्हें कि ये बोलते हुए वो अचानक से रुक गई। रेयान एक गहरी सांस लेकर बोला, चुपचाप सो जाओ और रात बहुत हो गई है। वैसे भी शादी की रस्मों में तुम बहुत ज़्यादा थक गई हो और अब मैं नहीं चाहता कि तुम्हें सोने में और ज़्यादा देर हो, ताकि सुबह तुम्हारी आँख ही ना खुले। भले ही शादी की रस्मों में तुम जितना मर्जी बिजी रहो, जितना मर्जी थक गई हो, लेकिन सुबह 6 बजे तुम्हें उठना ही पड़ेगा। मॉर्निंग वॉक भी होगी और मॉर्निंग एक्सरसाइज भी। ये बोलते हुए उसका लहजा काफ़ी सर्द था। अमानत उसकी तरफ देखती ही रह गई। उसने मुस्कुराकर अपना सर हल्का सा ऊपर की तरफ उठाया और रेयान के कंधे पर रख दिया। रेयान का दिल एक बार फिर से जोरों से धक धक करने लगा। अमानत की ये हरकतें तो उसे अब और भी ज़्यादा अजीब महसूस करवा रही थी, लेकिन वो अमानत को रोक नहीं सकता था। पहले तो उनकी शादी शादी होकर भी शादी नहीं थी, लेकिन अब तो उसने हर एक रस्म निभाई थी। बीवी होने का हक अमानत कभी भी जता सकती थी। रेयान ने अमानत को खुद से दूर नहीं किया और अमानत उसके करीब रहकर थोड़ा सुकून महसूस कर रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली तो उसका सिर सहलाते हुए रेयान ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में वो दोनों गहरी नींद में जा चुके थे। सुबह के तकरीबन 7 बजे
जन्नत अपनी बालकनी में खड़ी थी और सामने गार्डन एरिया में देख रही थी जहां पर अहान एक्सरसाइज कर रहा था। जिम से ज़्यादा वो एक्सरसाइज प्रेफर करता था। जिम वो कई बार शाम को जाता था, लेकिन सुबह की एक्सरसाइज तो उसकी कन्फर्म होती ही थी। उसके उठने से पहले ही अहान गार्डन में जा चुका था और अब उसे देखते हुए जन्नत के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। कल रात उन दोनों के बीच जो हुआ उसके बाद उसका दिल खुशी से झूम रहा था। एक बार फिर से उसका मन अहान के करीब जाने का कर रहा था। वो कुछ देर यूं ही अपनी जगह पर खड़ी रही और फिर कुछ सोचते हुए बोली, अहान को प्रोटीन शेक चाहिए होगा, मैं जाती हूँ उन्हें वो प्रोटीन शेक देने। ये बोलकर वो तुरंत बालकनी से बाहर निकली और लगभग से दौड़ती हुई किचन में आई, जहां पर एक सर्वेंट ने अहान के लिए प्रोटीन शेक बना दिया था। बस उसे देने के लिए बाहर जा ही रही थी। जन्नत गहरी गहरी सांस लेते हुए उस सर्वेंट के सामने आकर रुकी और बोली, ये आप अहान के लिए लेकर जा रही हैं क्या? उस सर्वेंट ने अपना सर हाँ में हिलाया। जन्नत ने तुरंत वो प्रोटीन शेक का सिपर अपने हाथ में लिया और बोली, आप रहने दीजिए, ये मैं खुद उन्हें दे दूंगी। आप फिक्र मत कीजिए, आप चाहिए कोई और काम कर लीजिए। उसकी बात सुनकर कुछ पल उस सर्वेंट ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर अपना सर हाँ में हिलाकर वहां से चली गई। जन्नत प्रोटीन शेक लेकर बाहर गार्डन एरिया में आई तो अहान जो अपना टॉवल अपने हाथ में लिए अपना पसीना साफ करने जा रहा था, उसके हाथ एकदम से रुक गए। जैसे ही उसकी नज़र जन्नत पर गई, वो तो सब कुछ भूल चुका था। बाकी सब तो उसे याद ही क्या रहता। जन्नत मुस्कुराते हुए उसके पास आई और उसके हाथ से वो टॉवल लेकर उसका पसीना साफ करने लगी। अहान उसकी तरफ देखते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। जन्नत भी मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। अहान तुरंत बोला, इतनी रूखी रूखी गुड मॉर्निंग? तुम्हें नहीं लगता तुम एक परफेक्ट बीवी नहीं हो? जन्नत ने तुरंत शिकायती नज़रों से उसे देखा और बोली, सच में आपको ऐसा लगता है मैं परफेक्ट बीवी नहीं हूँ? अहान हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, जो बीवी अपने पति को इतनी रूखी सूखी सी गुड मॉर्निंग बोल रही है, वो परफेक्ट कैसे हो सकती है? बीवी तो वो होती है जो सुबह सुबह मॉर्निंग जन्नत सी बना दे। उसकी बात सुनकर जन्नत का दिल धक धक करने लगा। उसे नहीं पता था हान किस गुड मॉर्निंग की बात कर रहा है। तभी अहान ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा। जन्नत का एक हाथ अहान के सीने पर था और दूसरे हाथ में उसने टॉवल पकड़ा हुआ था। अहान उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर परफेक्ट बीवी बनना है तो परफेक्ट बीवी वाली हरकतें भी करो। मेरी गुड मॉर्निंग को टेस्टी और परफेक्ट बनाओ। ये बोलकर वो जन्नत के होठों की तरफ देखने लगा तो जन्नत का दिल कांपने लगा। अहान उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर एक प्यारी सी किस करो तो मैं तुम्हारी ये गुड मॉर्निंग एक्सेप्ट कर सकता हूँ। वो दोनों इस वक्त शेखावत मेंशन के गार्डन में थे। ऐसे में उन दोनों का इतने करीब होना उसे डरने पर मजबूर कर रहा था। वो धीमे से बोली, अगर किसी ने हमें देख लिया तो? अहान तुरंत बोला, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो क्या? जन्नत ने जल्दी से अपना सरना में हिलाया। अहान एक बार फिर से बोला, प्यार करना कोई गुनाह होता है क्या? जन्नत ने इस बार भी अपना सर ना में हिलाया। अहान मुस्कुराया और बोला, तो फिर करो जो करने के लिए बोल रहा हूँ, वरना मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ये सूखी सूखी सी गुड मॉर्निंग। ये बोलकर उसने जन्नत की कमर से अपना हाथ हटा दिया तो जन्नत की आंखें छोटी हो गई। उसने अपने आसपास देखा। फिलहाल उसे वहां पर कोई नज़र तो नहीं आया, लेकिन अहान को किस करने के ख्याल से ही वो कांपने लगी थी। वो तुरंत बोली, प्लीज़ अहान रूम में चलकर कर लीजिए ना। वहाँ पर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट जो भी आप कहेंगे वो किस करने को तैयार हूँ मैं, लेकिन प्लीज़ यहाँ पर नहीं। अहान ने उसे छोड़ा और बोला, तो ठीक है, जाओ तुम कमरे में, मुझे तो यहीं पर गुड मॉर्निंग चाहिए। अगर नहीं दे सकती तो ना सही। ये बोलकर वो वापस से एक्सरसाइज करने के लिए नीचे की तरफ झुकने लगा।
जन्नत तुरंत उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, अहान आप बार बार नाराज क्यों हो जाते हैं? अहान बेफिक्री से बोला, जब मुझे कोई बात अच्छी नहीं लगती तो मैं नाराज हो जाता हूँ। मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहती हो या नहीं। जन्नत ने मुंह बनाया और बोली, मैं आपको कभी भी गुस्सा नहीं दिलाना चाहती, कभी भी नहीं। अहान मुस्कुराया और उसके करीब होकर बोला, तो फिर वो करो जो मैं करने के लिए कह रहा हूँ। ये बोलकर उसने एक बार फिर से जन्नत को कमर से पकड़ लिया था। जन्नत के एक बार फिर से रोंगटे खड़े होने लगे। वो हल्का सा अपने पंजों के बल ऊपर की तरफ उठी और अहान के होठों पर अपने होठ रखकर उसे बड़े ही सॉफ्ट वे में किस करने लगी। उसकी इस तरह से ये बच्चों की किस देखकर अहान ने उसकी कमर को दबाया तो जन्नत ने अब उसे थोड़ा एडल्ट तरीके से किस करना शुरू किया, वरना वो तो निब्बियों वाली हरकत करने में कभी पीछे नहीं हटती थी। जैसे ही अहान को उसकी तरफ से थोड़ा सा अच्छा अच्छा फील होने लगा, उसने अब जन्नत की कमर से अपने हाथ ढीले कर दिए और अपने होठों को पूरी तरह से जन्नत के होठों पर हावी करते हुए उसे किस करने लगा। जन्नत का दिल जोरों से धड़कने लगा, जैसे दिल सीने से बाहर ही हो जाएगा। उसके हाथ अहान के सीने पर कस रहे थे और अहान उसे उतनी ही ज्यादा पैशनेटली किस करने लगा था। वो यूं ही तकरीबन 5-7 मिनट उसे किस करता रहा। अचानक ही वहां पर कुछ गिरने की आवाज आई तो जन्नत ने लगभग से अहान को धक्का देते हुए खुद से अलग किया। उसमें अपने आसपास देखने की तो हिम्मत ही नहीं थी। वो तुरंत से अंदर की तरफ भाग गई। अहान बस उसे देखता ही रह गया। वहीं जन्नत के दिल में धड़कनों का शोर मचा हुआ था। अहान ने सामने की तरफ देखा तो हवा की वजह से एक खाली कार्टून बॉक्स नीचे गिरा था। अहान के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वहीं प्याली के रूम में अक्सर गहरी नींद में सोया हुआ था और प्याली उसकी तरफ देख रही थी। उसने अक्सर को बोल दिया था कि अगर उसे डिवोर्स देना चाहता है तो डिवोर्स दे दे, अगर उसके साथ नहीं रहना चाहता तो वो भी उसे मजबूर नहीं करेगी। कहने को तो उसने अक्सर से बहुत कुछ कह दिया था, लेकिन अब उससे दूर जाने का ख्याल ही उसकी रूह को कांपने पर मजबूर कर रहा था। वो सोए हुए अक्सर की तरफ देखते हुए बोली, काश आप मुझे खुद से दूर जाने के बोलने की बजाय मुझे अपने पास रखने के लिए कहते। काश आप मुझे इजाज़त नहीं देते कि मैं आपसे दूर जाऊं, बल्कि मुझे एक बार फिर से मजबूर करते अपने पास रहने के लिए। लेकिन अब आप ऐसा क्यों ही करेंगे? आपको तो अब मुझसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप तो खुद चाहते हैं कि मैं आपको छोड़कर चली जाऊं, तो आप क्यों ही मुझे रोकेंगे? लेकिन अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं आपको छोड़कर चली जाऊं, तो मैं आपको छोड़कर जाऊंगी मिस्टर शेखावत, लेकिन अपना सच बताने के बाद, क्योंकि मैं धोखेबाज नहीं कहलाना चाहती। मैंने बहुत प्यार किया है आपसे। इतना प्यार तो मैंने कभी किसी से नहीं किया जितना आपसे किया है, और मैं नहीं चाहती कि आप मुझे गलत समझें। ये बोलते हुए उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर मेंशन अरनाथ ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था और मीठी मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। अभी फिलहाल उसके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था। जैसे जैसे वो जतिन से बात करना कम कर रही थी और उसका दिमाग और सब चीज़ों में उलझने लगा था, वैसे वैसे वो उन सब चीज़ों को भूल रही थी। हरनाथ आईने के सामने खड़ा था, तभी मीठी जाकर उसके सीने से लग गई। उसने अपने सीने से लगते हुए महसूस कर अरनाथ ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और बोला, क्या बात, आज बहुत प्यार आ रहा है अपने मिस्टर स्वीट पर। मीठी उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप हैं ही इतने अच्छे कि मुझे आप पर प्यार आए। आप इतना प्यार मुझसे करते हैं तो मुझे भी तो आपसे प्यार होगा ही ना। अरनाथ मुस्कुराया और बोला, ये बात तो सच है, प्यार तो मैं तुमसे बहुत करता हूँ। मीठी उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन इतना प्यार आप मुझसे
क्यों करते हैं मिस्टर स्वीट? और आपको मुझसे प्यार हुआ कैसे? उसका सवाल सुनकर अरनाथ कुछ पल उसकी तरफ देखता ही रह गया और फिर मुस्कुराकर बोला, तुमसे प्यार करने की वजह तुम्हारा दिल है, तुम्हारी सच्चाई है। तुम्हें पता है, तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता, तुम्हें लोगों को बेवकूफ़ बनाना नहीं आता। जो तुम्हारे मन में होता है वही तुम्हारी जुबान पर होता है। तुम खुद को सही प्रूफ करने की कोशिश ही नहीं करती। अगर तुम गलत हो तो खुद को गलत बोलती हो। तुम्हारा दिल बहुत साफ है, बहुत सच्चा है, इसलिए मुझे तुमसे प्यार हुआ। उसकी बात सुनकर मीठी मुस्कुराई और बोली, लेकिन अगर मैंने कभी आपसे कुछ झूठ बोल दिया तो? अरनाथ हल्का सा हंसा और बोला, मुझे मेरी स्वीट पर पूरा यकीन है। मेरी स्वीट मुझे कभी झूठ नहीं बोल सकती। मीठी के चेहरे पर अब थोड़ी परेशानी झलकने लगी। वो एक बार फिर से बोली, लेकिन अगर मैंने कभी आपसे झूठ बोल दिया और आपको धोखा दिया तो? अरनाथ उसके माथे पर अपने होंठ रखकर बोला, मैंने कहा ना, मुझे मेरी स्वीट पर पूरा यकीन है, इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता। अब ये सब बातें छोड़ो और चलो मेरे साथ ब्रेकफास्ट करो, वरना मुझे ऑफिस के लिए देर हो जाएगा। ये बोलकर उसने मीठी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाहर की तरफ आ गया। मीठी कुछ सोचते हुए बोली, कितनी पागल हूं मैं जो मिस्टर स्वीट से इतना झूठ बोल रही थी। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अब मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगी। मैं मिस्टर स्वीट से कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। ये बोलकर उसने गहरी सांस ली। दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पर आकर बैठे। वहीं पर अर्जुन और मन्नत थे। सर्वेंट ने ब्रेकफास्ट सर्व करना शुरू किया तो मीठी और अरनाथ एक दूसरे को और अर्जुन और मन्नत एक दूसरे को खिला रहे थे। वहीं शेखावत मेंशन, आहान का कमरा। अभी अभी एक सर्वेंट उन दोनों को नीचे आने का बोल कर गई थी, क्योंकि नीचे अति उन दोनों का ही वेट कर रही थी। सब लोग डाइनिंग टेबल पर आ रहे थे और ब्रेकफास्ट सर्व होने लगा था। जन्नत को आहान घेर कर खड़ा था। वो धीमे से बोली, प्लीज आहान नीचे चलिए ना, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। अगर हम टाइम पर नहीं जाएंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? आहान मुस्कुराया और बोला, यहाँ पर सबके दिमाग वैसे भी बहुत तेज चलते हैं, तो उन्हें जो सोचना है सोचने दो। मुझे जो अधूरा रह गया था वो पूरा करना है। खाने का क्या है, वो तो कभी भी खा सकते हैं, लेकिन अभी मुझे जो चाहिए, मुझे बस वही चाहिए। ये बोलते हुए उसने जन्नत के होठों को हल्का सा अपने अंगूठे से सहलाया। जन्नत के होंठ फड़फड़ाने लगे। आहान जन्नत के ऊपर झुककर खड़ा था और जन्नत के होंठ फड़फड़ा रहे थे। आहान उसके होठों को हल्का सा सहला रहा था और उसे बोल रहा था कि जो उसे चाहिए वो तो हासिल करके ही रहेगा। वहीं दूसरी तरफ जन्नत को टेंशन हो रही थी कि उन दोनों को नीचे जाने में देरी हो रही है। नीचे सब लोग ब्रेकफास्ट पर उनका इंतजार कर रहे हैं। वो आहान की तरफ देखते हुए बोली, मैंने आपको गार्डन में किस किया था आहान? आहान तुरंत बोला, वो किस थी? उसे किस बोलते हैं? किस का के भी नहीं था वो। जन्नत मासूमियत से बोली, लेकिन मुझे ऐसे ही आता है आहान, मुझे आपकी तरह किस करना नहीं आता। आहान मुस्कुराते हुए बोला, मैं हूं ना तुम्हें सिखाने के लिए, पर शुरुआत तो मुझे तुमसे ही चाहिए हेमन। अब मुझे किस करो और बिल्कुल पैशनेटली, मेरी ऑब्सेसिव लवर की तरह। ये बोलते हुए आहान ने अब जन्नत की कमर पर अपना हाथ रख लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। जन्नत का चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल नीचे था और आहान का चेहरा पूरी तरह से उस पर झुका हुआ था। दोनों के ही चेहरे एक अलग ही जुनून से चमक रहे थे। जन्नत के होंठ अब और भी ज्यादा कांपने लगे। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने होंठ आहान की तरफ बढ़ा दिए और उसे किस करने लगी। आहान तुरंत उससे अलग हुआ और बोला, तुम मुझे बच्चा समझती हो क्या? जन्नत ने मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखा और बोली, आप बच्चे ही हैं, एकदम जिद्दी और शरारती। आहान तुरंत बोला, तो फिर अब मेरी जिद और मेरी शर्त देखो।
ये बोलकर उसने वापस जन्नत को दीवार से लगाया और उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़कर ऊपर की तरफ कर दिया और खुद उस पर झुककर उसे पैशनेटली किस करने लगा। अहान ने जैसे ही उसे किस करना शुरू किया, जन्नत एकदम से सिहर उठी और उसकी सांसें गहरी होने लगीं। अहान ने उसके हाथों को बहुत ही ज्यादा कसकर पकड़ा हुआ था और उसके होठों को एकदम मसल रहा था। वह उसे किस कम और उसे बाइट ज्यादा कर रहा था। जन्नत को पूरी तरह से उसके होठ अपने होठों पर हावी पड़ते हुए महसूस हो रहे थे और वो भी अहान को किस करने लगी थी। दोनों की किस हर बढ़ते पल के साथ डीप और इंटेंस हो रही थी और अहान के हाथ अब उसकी कमर को नापते हुए कहीं और चलने लगे थे। वो कभी उसके सीने की तरफ बढ़ रहे थे तो कभी उसकी पीठ पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे थे। उसके यूं छूने से जन्नत के रोंगटे खड़े होने लगे। तभी अचानक से दरवाज़ा खुला और जन्नत ने अहान को धक्का देते हुए खुद से अलग किया। उसने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां पर अति खड़ी थी, जो उन दोनों को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। जन्नत का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अति उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं सोच रही थी तुम दोनों को भूख लगी होगी। तुम दोनों डाइनिंग टेबल पर आते ही होंगे, लेकिन तुम दोनों तो यहाँ पर अपना अलग ही ब्रेकफास्ट करने पर लगे हुए हो। वेल कैरी ऑन, जो करना है करो। यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेकफास्ट का क्या है, वो तो लंच के टाइम हो जाएगा और लंच डिनर के टाइम और डिनर के टाइम कुछ और। बोलते बोलते वो रुक गई। अहान की आंखें बड़ी हो चुकी थी। अति हंसी और मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। जन्नत ने अहान की तरफ देखा और बोली, ये सब क्या है अहान? मैंने कहा था आपसे कि सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन आप माने नहीं। देखा आपने, अब बेबी डॉल ने हमें देख लिया। वो क्या सोच रही होंगी हमारे बारे में कि हम कितने बड़े बेवकूफ हैं जो ऐसे एक दूसरे को किस करने में लगे हुए थे। अहान तुरंत उसकी तरफ देखते हुए बोला, किस बेवकूफ करते हैं क्या? जन्नत ने अपना सिर ना में हिलाया और बोली, नहीं, लेकिन ब्रेकफास्ट के टाइम पर ऐसे किस तो बेवकूफ़ी करते हैं ना। अहान उसकी तरफ देखते हुए बोला, लेकिन मुझे तो ऐसी ही बेवकूफ़ी पसंद है। ये बोलकर अब वो जन्नत की गर्दन पर झुका और उसे लव बाइट देने लगा। जन्नत ने उसकी शर्ट को कसकर मुट्ठियों में जकड़ लिया और उस दर्द को अपने अंदर समेटने लगी जो अहान उसकी गर्दन पर उसे दे रहा था। कुछ देर बाद वो दोनों नीचे डाइनिंग टेबल पर आए तो सब लोगों का ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट हो चुका था। जसन और तक्षक तो ऑफिस के लिए निकल भी चुके थे। अक्सर और प्याली अभी भी डाइनिंग टेबल पर ही थे। जन्नत और अहान भी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठे और सर्वेंट ने उन्हें ब्रेकफास्ट सर्व करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ प्याली बार बार नज़रें उठाकर अक्सर की तरफ देख रही थी। वो अक्सर से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत हो ही नहीं पा रही थी। अक्सर ने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया और फिर डाइनिंग टेबल से उठकर अपना फ़ोन उठाया और अपना ब्लेज़र पहनने लगा। प्याली उसके पास आई। अक्सर ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। प्याली अब एक बार फिर से कुछ बोल नहीं पाई। अक्सर अब घर से बाहर निकल गया तो प्याली तुरंत उसके पीछे पीछे आई। अक्सर गाड़ी में बैठने वाला था कि प्याली उसे रोकते हुए बोली, मुझे आपसे कुछ बात करनी है मिस्टर शेखावत। अक्सर उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ, तुमने अपना फैसला बदल लिया क्या? प्याली उसकी तरफ देखते हुए बोली, नहीं, मैंने अपना फैसला नहीं बदला, पर मुझे आपसे बात करनी थी। अक्सर उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, जब हम दोनों के बीच रिश्ता ही नहीं रह गया तो बातें करके भी अब हम दोनों क्या ही करेंगे। तुमने फैसला ले लिया है ना, तो अपने फैसले पर खड़ी उतरो। तुम्हें जो करना है करो, पर प्लीज़ मुझे ये इरिटेट करना बंद करो। बार बार टुकर टुकर मेरी तरफ देखना और कुछ बोलना नहीं, ये मुझे इरिटेट कर रहा है। प्याले की आंखों में नमी आने लगी। वो अक्सर की तरफ देखते हुए बोली, मुझे आखिरी बार आपसे अपने दिल की बात कहनी है मिस्टर शेखावत। अक्सर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, तुम्हें जो भी कहना है
मुझे मैसेज कर देना, मैं पढ़ लूँगा। ये बोलकर वो गाड़ी में बैठने लगा। प्याली उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप सच में मुझसे डिवोर्स ले रहे हैं? अक्सर उसकी तरफ देखते हुए बोला, डिवोर्स? कैसा डिवोर्स? हम दोनों की शादी कब हुई जो अब हम दोनों डिवोर्स लेंगे? मुझे नहीं लगता कि हम दोनों की शादी हुई है, और अगर शादी नहीं हुई है तो डिवोर्स का कोई मतलब ही नहीं बनता। खैर, मुझे ऑफिस जाने में देरी हो रही है, बाय। तुम्हें मुझसे जो भी कहना है तो मुझे मैसेज भेज देना। ये बोलकर अक्सर गाड़ी में बैठा और वहां से चला गया। प्याली अपनी जगह पर खड़ी रह गई थी। वो सोच रही थी कि अक्सर उसे डिवोर्स नहीं दे सकता, लेकिन यहाँ तो अक्सर ने बात ही खत्म कर दी थी। उनकी शादी को ही झूठा करार कर दिया था। हालांकि उनकी शादी हुई भी नहीं, लेकिन उन दोनों के बीच जो रिश्ता था वो एक शादी का मोहताज नहीं था। प्याली की आंखों से एक बार फिर से आंसू बहने लगे और अपनी गाड़ी दरवाजे की तरफ बैक करते हुए अक्सर की सर्द नजरें प्याली के चेहरे पर टिकी थी और गियर बॉक्स पर उसका हाथ एकदम कसा हुआ था। चेहरे की नसें ऊपर तक उभर रही थी और उसके चेहरे का लाल रंग बता रहा था कि इस वक्त वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। अक्सर के जाने के बाद प्याली अंदर की तरफ जाने लगी कि एक सर्वेंट की उससे टक्कर हो गई। प्याली की आंखों में आंसू थे, इसलिए उसने उस सर्वेंट को देखा ही नहीं, पर उस सर्वेंट की ट्रे से एक कार्ड नीचे गिरा। वो सर्वेंट तुरंत आगे की तरफ बढ़ गई थी, तो प्याली ने खुद नीचे झुककर उस कार्ड को उठाया और उसे उस सर्वेंट को वापस देने के लिए पीछे की तरफ घूमी, लेकिन तब तक वो सर्वेंट वहां से जा चुकी थी। प्याली को अभी भी नहीं पता था कि वो टकराई किससे, क्योंकि सभी सर्वेंट अपनी यूनिफॉर्म पहनते थे तो पीछे से एक जैसे ही लगते थे। उसने उस कार्ड को खोलकर देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उस पर लिखा था, होटल ब्लू स्काई में आज दोपहर 3 बजे मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। आई होप तुम मुझसे मिलने ज़रूर आओगी। अब तो तुम्हें मुझसे मिलने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि अब तो तुम मिसेज शेखावत भी नहीं हो। एक आज़ाद परिंदा हो जो किसी की कैद में नहीं है, लेकिन इस आज़ाद परिंदे की जान अभी भी किसी में अटकी हुई है, और ये समझ लो कि वो जान मेरी मुट्ठी में है। वो मैसेज पढ़कर प्याली के रोंगटे खड़े होने लगे थे और वो कांपने लगी थी। उसकी जान किस में अटकी हुई है ये वो जानती थी, और अगर वो किसी के पास है तो मतलब उसकी पूरी दुनिया ही खत्म। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत अपने आसपास देखा। वो जानना चाहती थी कि ये कार्ड उसे कौन भेज रहा है, ताकि उससे कम लड़ तो सके, लेकिन वहां पर तो उसे कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। वो गहरी सांस लेते हुए बोली, मुझे मुझे इस इंसान से मिलना होगा। अगर सच में किट्टू इसके पास हुआ तो। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वहीं दूसरी तरफ राठौर मैंशन। रेयान वॉशरूम में था और शावर ले रहा था। अमानत क्लोजेट में से उसके कपड़े निकाल रही थी। अमानत पहले इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देती थी। कभी रेयान खुद अपने कपड़े निकालता था तो कभी अमानत को बोल देता था, लेकिन आज अमानत खुद से ही उसकी क्लोजेट से उसके कपड़े निकाल रही थी और वो बड़ा सोच रही थी। उसने एक वाइट कलर की शर्ट अपने हाथों में ली और उसे देखते हुए बोली, रेयान पर कैसी लगेगी? बोलते हुए उसके चेहरे पर थोड़े अजीब से एक्सप्रेशन थे। उसने वो शर्ट वापस क्लोजेट में रखी और फिर एक ब्लैक कलर की शर्ट निकालकर मुस्कुराते हुए बोली, ये ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये बोलकर उसने वो शर्ट बाहर निकाली और टेबल पर रखी। तभी रेयान वॉशरूम से बाहर आया और अपनी क्लोजेट से कपड़े निकालने लगा। तभी अमानत उसे रोकते हुए बोली, मैंने तुम्हारे कपड़े निकाल दिए रेयान, वो देखो सामने टेबल पर। अमानत की बात सुनकर रेयान ने टेबल की तरफ देखा तो अपने कपड़ों को देखकर वो मुस्कुराया और उन्हें पहनने लगा। लेकिन तभी अचानक से वो अपनी शर्ट के बटन देखते हुए बोला, इसका बटन टूटा हुआ है अमानत, मुझे कोई और शर्ट पहननी पड़ेगी। ये बोलते हुए वो अपनी शर्ट को निकाल रहा था। अमानत तुरंत उसके पास आई और बोली, लेकिन क्यों?
मैंने ये शर्ट बड़े मन से तुम्हारे लिए निकाली है। प्लीज़ इसे मत निकालो ना, मैं इसका बटन लगा देती हूँ। ये बोलते हुए वो जल्दी से कैबिन की तरफ गई और उसमें से सुई धागे वाला बॉक्स लेकर आई। रेयान उसकी तरफ देखते हुए बोला, अच्छा चलो ठीक है, मैं ये शर्ट निकाल देता हूँ, तुम इसका बटन लगा देना। ये बोलते हुए वो उस शर्ट को निकाल ही रहा था कि अमानत तुरंत अब उसके सीने पर अपना हाथ रखकर बोली, नहीं, निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही लगा दूंगी। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ हल्की सी हड़बड़ा रही थी। रेयान कुछ पल उसे देखता ही रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे कैसे रोके, लेकिन अमानत ने तो शर्ट अपने हाथ में लेकर उस पर सुई लगाना भी शुरू कर दिया था। रेयान कुछ पल उसे यूं ही देखता रहा और फिर उसने अपनी नज़रें हल्की सी घुमा ली। वहीं अमानत उसके बिल्कुल करीब खड़ी थी। रेयान की वो हल्की गीली बॉडी उसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। रेयान की वो तीखी चिन और उसके हल्के पिंक लिप्स, जिसमें से उसके वो साइड के दो तीखे दांत दिखाई देते थे। उन्हें देखते हुए अमानत का और भी ज़्यादा गला सूख रहा था। रेयान को देखते हुए अचानक ही वो ज़ोर से चिल्लाई। उसकी उंगली से खून निकलने लगा था। गलती से उसने वो सुई अपनी उंगली पर लगा ली थी। जैसे ही रेयान ने उसके दर्द से करहाने की आवाज़ सुनी, उसने तुरंत उसकी तरफ देखा और जैसे ही उसकी नज़र अमानत की उंगली पर गई, वो जल्दी से बोला, ये क्या हुआ? ये कैसे कर लिया तुमने? दर्द हो रहा होगा ना? ये बोलते हुए उसने तुरंत उसकी उंगली को अपने होठों में दबा लिया। अमानत की धड़कन धक धक करने लगी। रेयान अमानत की उंगली को सक कर रहा था और अमानत को इतनी तो तकलीफ नहीं हुई थी जितना अब उसे सुकून सा मिल रहा था। हालांकि उसे इन सब चीज़ों की कोई तलब नहीं थी, कोई डिज़ायर नहीं थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि रेयान और उसके बीच ऐसा कुछ हो, लेकिन एक सामने वाले इंसान से थोड़ी केयर मिलना और वो इंसान जो आपका पति हो, वो एक अलग ही सुकून देता है। वो रेयान की तरफ देखते हुए बोली, मैं ठीक हूँ रेयान। रेयान ने उसकी उंगली को अपने होठों से निकाला और बोला, अगर ज़्यादा लग जाती तो तुम्हें क्या ज़रूरत है ये सब करने की अमानत? तुम जानती हो इस हालत में तो वैसे भी कितनी वीकनेस आती है, एचबी की कितनी प्रॉब्लम होती है, और एक तुम हो जो अपना खून फालतू में ही बहाने में लगी हुई हो। अमानत अपनी मुस्कुराहट को दबाते हुए बोली, ऐसा भी कुछ नहीं हो गया रेयान, सिर्फ 2-4 बूंदें खून की बही हैं, ऐसे में कुछ नहीं होने वाला। रेयान गुस्से से बोला, तुम्हारे लिए 2-4 बूंदें होंगी, लेकिन मेरे लिए ये भी बहुत ज़्यादा है। खबरदार आइंदा अगर इस सुई धागे को हाथ भी लगाया तो। ये बोलते हुए उसने उसके ऊपर हाथ से वो सुई धागा लिया और साइड में रख दिया। अमानत उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन तुम्हारी शर्ट। रेयान ने अपनी शर्ट भी निकाली और बोला, जाओ जाकर दूसरी शर्ट निकाल कर दो मुझे। अमानत ने अपना सर हाँ में हिलाया और मुस्कुराते हुए क्लोजेट की तरफ बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर मैंशन। अरनाथ के ऑफिस जाने के बाद मीठी अपने कमरे में आ गई थी। उसने कुछ वक्त मन्नत के साथ बिताया, लेकिन मन्नत ने अब उसे भी रेस्ट करने का बोल दिया था। अभी मीठी जाकर बेड पर लेटी हुई थी कि उसका फ़ोन बजने लगा। फ़ोन पर जतिन का नंबर देखकर उसका चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया, लेकिन तभी एक बार फिर से फ़ोन आया। इस बार मीठी ने कॉल रिसीव किया और गुस्से से बोली, मुझे बार बार कॉल करना बंद करो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अभी वो बोल ही रही थी कि सामने से जतिन की परेशानी भरी आवाज़ आई। वो रो रहा था और दर्द से चिल्ला रहा था। मीठी की आंखें बड़ी हो गई। ठाकुर मेंशन। मीठी फ़ोन पर बात कर रही थी और सामने से जतिन की वो कांपती हुई और परेशानी से भरी हुई आवाज़ सुनकर मीठी का दिल बैठने लगा। सामने से जतिन रोते हुए बोला, तुमने अरनाथ को मेरे बारे में बताया क्या? तुम्हारे अरनाथ ने मेरा बुरा हाल कर दिया है मीठी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। तुमने पहले भी मुझे धोखा दिया और अभी तुमने अरनाथ के हाथों मुझ पर अटैक करवाया। उसने मेरा बुरा हाल कर दिया है। मीठी तुरंत बोली,
मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और मिस्टर स्वीट, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो बेवजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उन्हें तो तुम्हारे बारे में कुछ पता भी नहीं। सामने से जतिन बोला, अगर ऐसा है तो तुम खुद आकर देख लो कि मेरा हाल क्या है। मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिलवाना चाहता हूँ। तुम्हें तुम्हारा अतीत याद दिलवाना चाहता हूँ। तुम्हारा भला चाहता हूँ। तुम्हें उस अरनाथ ठाकुर के कैद से निकलवाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ वो अरनाथ ठाकुर कैसा इंसान है। लड़कियों का शौक है उसे। अब उसकी जरूरत तुम हो, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। लेकिन जिस दिन उसका तुमसे मन भर जाएगा ना, उस दिन वो तुम्हें ठाकुर मैंसन से बाहर निकालने में 1 मिनट नहीं लगाएगा। और तुम मुझ पर विश्वास ना कर उस अरनाथ ठाकुर पर विश्वास कर रही हो, जिसकी वजह से तुम अपने परिवार से दूर हो गई। तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। वही कारण है तुम्हारा एक्सीडेंट का भी, और वही कारण है तुम्हारी इस हालत का भी। जतिन की बातें सुनते हुए मीठी की आंखों में नमी तैरने लगी। जैसे जैसे उसकी बातें सुन रही थी, उसका दिल कांपने लगा था। वो गुस्से से बोली, बकवास बंद करो। जतिन भी तुरंत बोला, अगर तुम्हें मेरी बातें बकवास लग रही हैं, तो मैं तुम्हें जो एड्रेस दिया है, जल्दी से उस पर आओ। तुम्हें सारा सच खुद ब खुद पता चल जाएगा। सारा सच तुम्हारी आंखों के सामने होगा। फिर तुम्हें जो कहना है, जो करना है, तुम खुद कर लेना। जतिन की बात सुनकर अब मीठी एक बार फिर से असमंजस में पड़ गई। उसने सोच लिया था कि वो अरनाथ पर बिल्कुल भी शक नहीं करेगी। ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे अरनाथ उससे नाराज हो या फिर उसे बुरा लगे। लेकिन अब जतिन की बातें सुनते हुए वो एक बार फिर से उसके जाल में फंसने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ जतिन, जो इस वक्त एक बियर बार में बैठा था और उसके हाथों में शराब का गिलास था, उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। मीठी एक गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर रही हूँ। मैं आ रही हूँ उस एड्रेस पर। लेकिन अगर तुम्हारी कही बातें झूठी हुई ना, तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मिस्टर स्वीट ने तो भले ही तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, क्योंकि जानती हूँ वो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। लेकिन अगर तुमने मेरे सामने कोई खेल करने की कोशिश की, तो मैं खुद उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ सच बता दूंगी। जतिन तुरंत बोला, मैंने कहा ना, एक बार तुम अपनी आंखों से सच देख लो। उसके बाद तुम्हें जो करना हो तुम कर सकती हो। उसकी बात सुनकर मीठी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और उस स्लिप को खोलकर देखने लगी जो जतिन ने उसे दी थी। उस पर वो एड्रेस लिखा था जिस पर आज उसे जाना था। कुछ ही देर में वो तैयार होकर नीचे हॉल में आई। मन्नत उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैं सोच रही थी क्यों ना आज हम दोनों शॉपिंग पर चले। वैसे भी हम कभी आउटिंग पर नहीं गए, तो आज हम दोनों की आउटिंग भी हो जाएगी और हम दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड भी कर लेंगे। एक दूसरे को अच्छे से जान भी जाएंगे। मैं तो कहती हूँ लंच भी हम दोनों बाहर ही करेंगे। अभी वो बोल ही रही थी कि मीठी थोड़ा हिचकिचाकर बोली, आज आज हम कहीं बाहर नहीं जा सकते। आज मुझे मिस्टर स्वीट के लिए लंच लेकर उनके ऑफिस जाना है। मैंने उनसे कहा था कि मैं उनका लंच लेकर उनके ऑफिस आऊंगी। अगर आप इजाज़त दे तो मैं चली जाऊं? अगर आप इजाज़त दे तो ही। ये बोलते हुए मीठी के चेहरे पर हल्की परेशानी नजर आ रही थी। मन्नत हंसी और बोली, मैं इजाज़त देने वाली कौन होती हूँ? अगर तुम्हें अरनाथ के लिए टिफिन लेकर जाना है तो क्यों नहीं जाओ? जाओ, मैं तो कहती हूँ रोज जाया करो। यही तो दिन है जब तुम दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। उसके बाद तो तुम बच्चों के साथ बिजी हो जाओगी और अरनाथ अपने काम में। फिर तो तुम दोनों को ही वक्त नहीं मिलेगा। उसकी बात सुनकर मीठी का दिल जोरों से धक धक करने लगा। बच्चों का जिक्र सुनकर उसे खुद पर बड़ा ही गुस्सा आ रहा था कि वो अरनाथ पर शक करके जतिन के दिए हुए एड्रेस पर जा रही है। लेकिन फिर एक गहरी सांस लेकर वो मन ही मन बोली, मैं जानती हूँ मैं मिस्टर स्वीट के साथ गलत कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। एक ही बार में अब उस जतिन का मुंह बंद कर देने वाली हूँ, ताकि बार बार वो मुझे परेशान ना करें और मेरे और मिस्टर स्वीट के बीच कोई भी प्रॉब्लम ना आए।
मन्नत उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम थोड़ी देर यहीं पर इंतजार करो, मैं अभी अरनाथ का टिफिन पैक करवाती हूँ, उसके बाद ले जाना। मीठी ने अपना सर हाँ में हिलाया और मन्नत किचन की तरफ बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ जन्नत कॉलेज में थी और अहान अपने ऑफिस में था। अहान को बार बार लैपटॉप में भी जन्नत का चेहरा दिखाई देने लगा था। उसने अपने सिर पर अपना हाथ रखा और बोला, सच में ये लड़की बड़ी ही अजीब है। कभी देखने का मन नहीं करता था और आज जब उसे नहीं भी देख रहा तब भी ये मेरे सामने आ रही है। पर मुझे क्या ज़रूरत है जो मैं इस लैपटॉप पर इसे देखूं? मेरी खुद की बंदी है, मेरा जब मन करेगा तब मैं उससे मिल सकता हूँ और इसे देख सकता हूँ। मुझे कौन सा कोई रोक सकता है? अगर कोई रोकना भी चाहे तो रोक कर दिखाए। ये बोलते हुए उसने सामने टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और अपनी गाड़ी की चाबी लेकर अपने कैबिन से बाहर निकल गया। वहीं दूसरी तरफ जन्नत, जो अपने कॉलेज के कैंटीन एरिया में थी, कशिश के साथ बैठी वो बातें कर रही थी। लेकिन कशिश की बातों में उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। उसके सामने तो अहान का चेहरा ही घूम रहा था। पिछले कुछ दिनों से अहान और उसके बीच जो कुछ हो रहा था वो सब याद करते हुए उसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट तैर रही थी। कशिश उसकी तरफ देखते हुए बोली, लगता है तेरा अहान शेखावत बड़ा प्यार करने लगा है आजकल तुझे। तभी तो पहले तो चेहरा एकदम उतरा हुआ होता था, अब एकदम खिला खिला रहने लगा है। उसकी बात सुनकर जन्नत ने अपना सर ना में हिलाया और बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है हम दोनों के बीच। अभी चीज ठीक नहीं हुई है और मुझे नहीं लगता वो मुझे प्यार करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो तू सोच रही है। और ये सब छोड़, तू मुझे ये बता हमारा एग्जाम कब से शुरू है? कशिश हंसी और बोली, ये जो तू बात पलट रही है ना, अब तो मुझे यकीन हो गया कि जो मैं सोच रही हूँ वही सच है। उसकी बात सुनकर अब जन्नत का चेहरा लाल होने लगा। कशिश हंसी और बोली, पहले तो एग्जाम में टॉप करती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि तू फेल हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम और ध्यान तो अब तेरे कहीं और ही चल रहे हैं। ये बोलकर एक बार फिर से हंसी। तभी एक लड़की मनीषा वहां पर आई और जन्नत की तरफ देखते हुए बोली, ध्यान तो खुद ब खुद इसका अहान शेखावत पर होगा। आखिर अहान शेखावत चीज ही ऐसी है, भला उससे कोई कैसे ही दूर रह पाएगा। लेकिन उसके करीब जाना आसान नहीं है, जरूर इसने कोई ना कोई तो जाल बिछाया ही होगा। जन्नत गुस्से से बोली, व्हाट डू यू मीन? मनीषा हंसी और बोली, मेरा मतलब तो तुम बहुत अच्छी तरह से समझती हो। खैर, मैं यहाँ पर तुम्हें अपना मतलब समझाने नहीं, ये बताने आई हूँ। कॉलेज में जल्दी ही फ्रेशर पार्टी हो रही है। हम सब सीनियर्स को उनके लिए पार्टी अरेंज करनी है और साथ ही साथ परफॉर्मेंस भी देनी है। तो तुम भी अपनी परफॉर्मेंस रेडी रखना। मुझे बता देना कि आखिर तुम करने क्या वाली हो। ये बोलकर मनीषा वहां से चली गई। कशिश मनीषा के जाने के बाद बोली, तू उसकी बातों का बुरा मत मान। तुझे पता ही है वो बहुत फालतू बोलती है। बट डोंट वरी, अगर तेरे और रहान के बीच अभी कुछ ठीक नहीं हुआ है तो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक ही जन्नत का दिल जोरों से धक धक होने लगा, जैसे अहान उसके कहीं आसपास ही हो। उसने तुरंत अपना चेहरा घुमाया तो उसे सामने अपनी गाड़ी से निकलता हुआ अहान नजर आया। अहान को वहां पर देखकर उसकी सांसें गहरी होने लगी और उसे सामने एकटक देखते हुए कशिश ने भी चेहरा घुमाकर सामने की तरफ देखा, तो वहां पर अहान को देखकर उसकी आंखें हैरत में फैल गई। वहीं शेखावत मैंशन, प्याली अपने कमरे से बाहर निकली और बाहर की तरफ जाने लगी। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलने लगी तो अति उसे रोकते हुए बोली, कहीं बाहर जा रही हो क्या तुम? ऑफिस जा रही हो? अति के सवाल सुनकर प्याली के कदम रुक गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अति को क्या जवाब दे। वो ऑफिस नहीं जा रही थी, बल्कि वो होटल ब्लू स्काई में जा रही थी, जहां आज उसे किसी अनजान शख्स ने बुलाया था। वो अति की तरफ देखकर थोड़ा हड़बड़ा कर बोली,
हाँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ। वो मुझे मिस्टर शेखावत से मिलना था, तो सोचा ऑफिस चली जाऊँ। अति हंसी और बोली, तो जाते जाते टिफिन ले जाओ। वैसे भी लंच टाइम लंच के साथ साथ रोमांस करने में तो और भी ज्यादा मजा आता है। उसकी बात सुनकर प्याली ने अपना चेहरा झुका लिया। रोमांस तो दूर की बात, अक्सर तो उसे एक नजर देखना भी नहीं चाहता था। अति हंसते हुए अंदर की तरफ आई और बोली, आओ थोड़ी देर यहीं पर बैठो। मैं अभी तुम्हें अक्षर का टिफिन पैक करके देती हूँ। उसकी बात सुनकर अब प्याली उसे मना नहीं कर पाई और चुपचाप वहां पर बैठ गई। लेकिन वो ऑफिस नहीं, होटल ब्लू स्काई ही जाने वाली थी। ये तो उसने सोच ही लिया था। अब उसे उस इंसान का पर्दाफाश करना था जो उसे इतने वक्त से धमकी दे रहा था। कुछ देर बाद प्याली भी अक्सर के लिए टिफिन लेकर शेखावत मेंशन से निकल गई। तकरीबन आधे घंटे में उसकी गाड़ी होटल ब्लू स्काई के पार्किंग एरिया में आकर रुकी। उसने टिफिन को गाड़ी में ही छोड़ और बोली, एक बार मैं पता कर लूं आखिर ये इंसान है कौन जो मुझे इस तरह से डराने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद मैं ये टिफिन लेकर शेखावत इंडस्ट्री ही जाऊंगी और मिस्टर शेखावत को सारा सच बता दूंगी। उसके बाद उन्हें जो करना होगा वो कर लेंगे। अगर वो डिवोर्स भी नहीं लेना चाहते तो ठीक है, मैं बिना कुछ कहे उनकी जिंदगी से चली जाऊंगी। मैं उनके साथ जबरदस्ती के रिश्ते में रहना भी नहीं चाहती। ये बोलते उसने गहरी सांस ली और गाड़ी से बाहर निकलकर होटल के अंदर की तरफ आ गई। रिसेप्शन पर आकर अभी वो खड़ी ही हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो रिसेप्शन पर कहे क्या, कि उसे किससे मिलना है, कहाँ जाना है। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि एक शख्स उसकी तरफ आया और बोला, आप मिसेस प्याली शेखावत है ना? अपना नाम सुनकर प्याली का दिल जोरों से धक धक करने लगा था। उसने हल्का सा अपना सर हाँ में हिलाया तो वो वेटर बोला, आप रूम नंबर 101 में चली जाइए, वहां पर आपका कोई इंतजार कर रहा है। प्याली ने अपना सर हल्का सा हाँ में हिलाया और वहां से रूम नंबर 101 में चली गई। राठौर मेंशन। अमानत अपने कमरे में बैठी थी और रेयान के बारे में सोच रही थी। वो रेयान के बारे में सोचती हुई बोली, रेयान ने मुझे कोई वेडिंग गिफ्ट तो दिया ही नहीं। ये कोई बात होती है क्या? हम दोनों की शादी हुई और उसने मुझे कोई गिफ्ट ही नहीं दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? ये बोलकर उसने अपने हाथ में अपना फ़ोन लिया और रेयान को मैसेज किया। लेकिन उसने मैसेज में कुछ टाइप नहीं किया था, बस एक एंग्री इमोजी भेज दी। रेयान जो इस वक्त अपनी मीटिंग में बैठा था, जैसे ही उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ, उसने सामने टेबल पर रखा हुआ फ़ोन अनलॉक किया और उस पर अमानत का मैसेज देखकर उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब ये एंग्री इमोजी का क्या मतलब बनता है। वो इस वक्त काफ़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग में था, इसलिए उसने बिना अमानत को रिप्लाई किए ही अपना फ़ोन वापस टेबल पर रख दिया। तभी एक साथ दो बार उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ और इस बार जब उसने अपना फ़ोन अनलॉक करके देखा तो उस पर अमानत के दो मैसेज थे और दोनों पर ही दो एंग्री इमोजी थे। अमानत की ये हरकत देखकर रेयान हल्का सा हंसा और एक बार फिर से उसने अपना फ़ोन टेबल पर रख दिया। अमानत तकरीबन 5 मिनट उसके रिप्लाई का इंतज़ार करती रही, लेकिन मैसेज सीन होने के बाद भी जब रिप्लाई नहीं आया तो इस बार उसने तकरीबन 50 से 60 एंग्री इमोजी बनाए और उसे रेयान के नंबर पर सेंड कर दिया। रेयान ने अब जब फ़ोन की वाइब्रेशन सुनी तो एक बार फिर से उसने अपने फ़ोन पर वो एंग्री इमोजी देखी, तो अब उसने रिप्लाई किया, क्या हुआ ट्रेसर, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? लेकिन वो मैसेज डिलीवर ही नहीं हुआ। रेयान अपने फ़ोन की तरफ देखता रहा, लेकिन जब काफ़ी देर तक वो मैसेज डिलीवर नहीं हुआ तो वो एक्सक्यूज़ मी बोलकर मीटिंग से बाहर आया और बाहर आते ही उसने अमानत को कॉल किया, पर सामने से अमानत का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। रेयान कुछ सोचते हुए बोला, लंच का टाइम है, अमानत को गुस्सा किस बात पर आ रहा होगा? कहीं गुस्से में वो अपना लंच स्किप ना कर दे। मुझे उसके पास जाना होगा।
ये बोलकर उसने अमानत को फ़ोन करते हुए ही अपने कदम लिफ्ट की तरफ बढ़ा दिए और अपनी गाड़ी में बैठकर राठौर मैंशन के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ अहान जन्नत की तरफ आया और उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। जन्नत ने जब अहान को अपने इतना करीब महसूस किया, वो तुरंत बोली, आप यहाँ अहान? अहान हल्का सा एटीट्यूड पर दिलकश मुस्कुराहट चेहरे पर लिए बोला, क्यों, मैं अपनी बीवी से मिलने उसके कॉलेज नहीं आ सकता क्या? उसका सवाल सुनकर जन्नत को अचानक से हिचकी आ गई। वहीं कशिश जन्नत और अहान की तरफ देख रही थी। उन दोनों की केमिस्ट्री देखकर तो ऐसा ही लग रहा था जैसे दोनों पूरी तरह से प्यार में डूबे हुए हैं। सब लोग जो इस वक्त जन्नत और अहान के आसपास थे, वो लोग अहान को देख रहे थे। अहान शेखावत का कॉलेज में आना नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं था। आखिर पूरी मुंबई की जानी मानी पर्सनैलिटी और लड़कियों की धड़कन था अहान शेखावत। न जाने कितनी ही लड़कियों ने उसके लिए सोमवार से लेकर इतवार तक के व्रत किए होंगे और कितनी ही लड़कियों ने उसे हासिल करने का ख्वाब देखा होगा, लेकिन वो मिला तो उसे जिसने उसे पाने की उम्मीद भी छोड़ दी थी। जन्नत उसकी तरफ देखते हुए बोली, मेरा मेरा मतलब है आप यहाँ पर क्यों आए? कोई बात करनी थी क्या आपको मुझसे? मैं अपना टिफिन तो आज लेकर आई थी। आप भी अपना टिफिन लेकर गए थे ना? तो फिर आप यहाँ पर? अभी तो मेरे कॉलेज का टाइम ओवर भी नहीं हुआ। अहान अब उसके थोड़ा और करीब आया तो जन्नत पीछे की तरफ जाने लगी, लेकिन अहान ने उसके कमर पर अपना हाथ रख लिया, जिससे वो बिल्कुल उसके सीने के करीब हो गई। कशिश उन दोनों को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। उसके खुद के रोंगटे खड़े होने लगे थे। वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचते हुए बोली, काश तुम भी इतने रोमांटिक होते यार, मेरी तो लॉटरी लग जाती। ओह गॉड, ये हान शेखावत। ये बोलते हुए वो आहें भर रही थी। वहीं जन्नत शर्म से डूबे जा रही थी। अब उसे सब लोगों की नज़र और भी ज्यादा खुद पर महसूस होने लगी थी। अहान उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम्हारे कॉलेज का टाइम ओवर नहीं हुआ और तुम अपना टिफिन लेकर आई हो, तो क्या मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे कॉलेज नहीं आ सकता? बीवी हो तुम मेरी। मेरी मर्जी, मैं जब मर्जी तुमसे मिलने यहाँ आ जाऊं। अगर कोई मुझे रोक सकता है तो रोक कर दिखाए। उसकी बात सुनकर जन्नत की धड़कनें तेजी से बढ़ने लगी। उसके हाथ खुद ब खुद अहान के सीने पर आ गए थे। उसने एक नज़र अपना चेहरा घुमाकर इधर उधर देखा और फिर अहान की तरफ देखते हुए धीमे से बोली, हमें बहुत लोग देख रहे हैं अहान, सबकी नजरें हैं हम पर। अगर किसी ने कॉलेज के प्रिंसिपल को हमारी कंप्लेंट कर दी तो? अहान सरकास्टिक वे में मुस्कुराया और फिर बोला, लगता है तुमने अपने कॉलेज के ट्रस्टी का नाम नहीं पढ़ा। अहान की बात सुनकर जन्नत को तुरंत याद आया कि इस कॉलेज का ट्रस्टी कोई और नहीं, खुद जशन सिंह शेखावत है। लेकिन वो फिर भी डरते हुए बोली, पर शर्म तो आएगी ना हमें। आई I मीन mean, हम ऐसे यहाँ पर खड़े हुए अच्छे लगते हैं क्या? आप अब गाड़ी में चलिए ना, मैं भी आपके साथ ही चलती हूँ। आपको वहां पर मुझसे जो बात करनी होगी कर लीजिएगा। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अहान ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और उसे बड़ी ही सरसरी नजर से देखने लगा। वो सरसरी सी नजर जन्नत के तन बदन में एक आग सी लगा रही थी। वो अहान की तरफ देखकर दोबारा कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही अहान बोला, मैंने कहा ना तुम बीवी हो मेरी, और बीवी मेरी तो मर्जी भी मेरी। प्यार तो मैं जहाँ चाहूँ, जब चाहूँ, जैसे चाहूँ कर सकता हूँ। खैर मैं कुछ करना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब तुम्हें यूं देखकर खुद को रोक भी नहीं पा रहा हूँ। ये बोलकर उसने जन्नत के गाल पर अपना हाथ रखकर उसके गर्दन को पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया था। जन्नत का दिल जोरों से धक धक करने लगा। अहान ने उसके चेहरे को हल्का सा अपने चेहरे के करीब किया और फिर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। जन्नत के हाथ उसके सीने पर और भी ज्यादा कस गए थे। अहान सबके सामने जन्नत को किस कर रहा था। जन्नत जिसका दिल डर के मारे जोरों से धक धक कर रहा था, जब उसने अहान के होठों को
खुद के होठों पर महसूस किया, तो वो भी अपना डर और शर्म भूलकर उसे हल्का-हल्का रिस्पॉन्स देने लगी। अहान ने अब अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर कर दिए थे और उसे और भी ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगा था। सब लोगों की नज़रें अहान और जन्नत पर टिकी हुई थी और अब तो उन्हें देखकर कुछ लोगों ने हूटिंग करना शुरू कर दिया था, तो कुछ लोगों के दिल पर जैसे सांप लौट रहे थे, जिनमें से ज़्यादातर लड़कियां थी जो अहान पर फिदा थी। सबके मुंह से बस यही निकल रहा था कि काश उनके पास भी अहान जैसा बॉयफ्रेंड या फिर लाइफ पार्टनर होता। कुछ देर बाद अहान ने जन्नत के होठों को छोड़ा तो जन्नत के होठ एकदम सुर्ख लाल हो चुके थे और चेहरा शर्म से पानी पानी। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो कभी ऐसी भी कोई हरकत कर सकती है। एकदम संस्कारों से भरी हुई जन्नत ने जिस तरह से बोल्ड होकर अहान का साथ दे दिया था, वो सच में उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। वो तुरंत वहां से अहान की गाड़ी की तरफ भाग गई और अहान के चेहरे पर भी डेविल स्माइल आ गई। जन्नत के जाने के बाद उसने एक गहरी सी नज़र अपने आसपास डाली, तो जो लोग पहले उन्हें टुकर-टुकर देख रहे थे, उन लोगों ने तुरंत अपनी नज़र उन दोनों पर से हटा ली और वहां से इधर-उधर हो गए। अहान के होठों पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वहीं दूसरी तरफ होटल स्काई ब्लू में प्याली उस रूम के बाहर पहुंच गई थी जहां पर उसे बुलाया गया था। उसने दरवाज़ा लॉक किया तो दरवाज़ा अंदर से खुद ब खुद खुल गया। प्याली ने डरते हुए अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ाए और कमरे में इधर-उधर अपनी नज़रें घुमाने लगी। इस वक्त उसे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। डर से उसकी सांसें गहरी हो रही थी और गुस्सा उसे इसलिए आ रहा था क्योंकि वो एक तरह से अक्सर से ये बात छुपाकर उसके साथ गलत कर रही थी। उसे बिना अक्षर को बताए यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तभी वहां पर आवाज गूंजी, तो आखिर तुम यहाँ पर आ ही गई बटरकप। अक्षर की आवाज सुनकर प्याली की आंखें हैरत में फैल गईं। उसने तुरंत पलटकर अपने पीछे की तरफ देखा तो दरवाजे पर अक्षर खड़ा था। अक्षर को वहां पर देखकर उसकी सांसें हलक में अटकने लगी थी। अक्षर अंदर की तरफ आया और अंदर आकर उसने दरवाजा बंद कर दिया और अपनी गहरी नजरों से प्याली को देखने लगा। उसकी नजर खुद पर महसूस कर प्याली का गला सूखने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अक्षर यहाँ पर कैसे। अक्षर उसके करीब आते हुए बोला, वेलकम बटरकप, वेलकम। उम्मीद नहीं थी मुझे कि तुम आओगी। आखिर प्यार पर यकीन जो था, लेकिन तुमने तो प्यार और खुद पर, दोनों पर से मेरा यकीन तोड़ दिया। अक्षर की बातें सुनकर प्याली का दिल और भी ज्यादा कांपने लगा था। अक्षर उसके बिल्कुल करीब आया और बोला, तुम तो बड़ा कहती थी कि तुम्हें मोहब्बत हो गई है मुझसे। बहुत प्यार करती हो तुम मुझे। ये रिश्ता तुम्हारे लिए सब कुछ है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ। लेकिन ये कैसा प्यार था बटरकप, जिसमें विश्वास ही नहीं था। उसकी बात सुनकर प्याली हैरान रह गई। वो समझ चुकी थी कि अक्षर ने ही उसे यहाँ पर बुलाया है। वो अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान के साथ बोली, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया मिस्टर शेखावत? अक्षर मुस्कुराया और बोला, तो तुम्हें सच में ऐसा लगा कि मेरे होते हुए कोई मेरी बीवी को परेशान करेगा और मुझे पता नहीं चलेगा? कोई मेरे होते हुए मेरी बीवी के पास आएगा, उसे घटिया काट देगा, उसे अपने पास बुलाएगा और मैं ऐसा होने दूंगा? तुमने सच में ऐसा सोचा था? प्याली की आंखों में नमी तैर गई। वो अक्षर की तरफ देखते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर शेखावत, लेकिन मैं सच में बहुत डर गई थी। मैं आपसे बात करना चाहती थी, लेकिन आप मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। अक्सर कुछ सोचते हुए बोला, कब करना चाहती थी तुम मुझसे बात? उसके सवाल सुनकर प्याली सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। अक्सर उसकी तरफ देखते हुए बोला, बताओ कब करना चाहती थी तुम मुझसे ये बात? जब तुम्हें डर लगने लगा कि कहीं किसी और से मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता ना चल जाए। तुम खुद मुझे अपने बारे में सब कुछ तब बताने वाली थी। शायद कभी भी नहीं। मुझे तो यही लगता है, अगर मैं बेरुखी से तुम्हारे साथ पेश नहीं आता
तो शायद तुम कभी मुझे अपने बारे में कुछ बताने के बारे में सोचती तक नहीं। बताना तो दूर की बात, प्याली के चेहरे का रंग उड़ने लगा। अक्सर व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, हम दोनों के बीच कितनी ही बातें हुई। मैंने तुमसे कितनी बार पूछा कि तुम कौन हो, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं। तुम जब फार्म हाउस में आई तब भी तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हें अपने बारे में कुछ याद नहीं, लेकिन तुम्हें तब भी सब कुछ याद था और तुम्हें अब भी सब कुछ याद है। इनफैक्ट याद तो तुम अपना अतीत तब करोगी जब तुम वो सब भूल पाओगी। इतना तो तुम्हें कुछ और नहीं याद आता जितना तुम्हें तुम्हारा अतीत याद आता है। तो फिर झूठ क्यों क्यों बोला तुमने मुझसे? झूठ कहा कि तुम्हारी याददाश्त चली गई? क्यों कहा तुमने मुझे कि तुम्हें अपने अतीत के बारे में कुछ याद ही नहीं? प्याली की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर शेखावत, लेकिन मैं सच में बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे लगा आप मेरा अतीत जानकर मुझे छोड़ देंगे। आप मेरा अतीत जानकर मुझे वापस उस जगह पर छोड़ आएंगे जहां पर हम पहले कभी मिले थे, जहां पर मैंने आपकी जान बचाई थी। इसलिए मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैंने आपको अपने बारे में सब बता दिया तो आप मुझे एक बार फिर से उसी जगह वापस ना छोड़ आए। अक्सर व्यंग्य से हंसा और बोला, चलो ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारी बात कि तुम्हें डर लगता था कि कहीं मैं तुम्हें छोड़ ना दूं। लेकिन जब सब कुछ सही हो गया, जब हम दोनों अपने रिश्ते में आगे बढ़ गए, हम दोनों के बीच प्यार हुआ, इकरार हुआ, इजहार हुआ, सब कुछ हुआ, तो फिर ये झूठ का पर्दा क्यों? क्यों तब भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया? सिर्फ इसलिए ना क्योंकि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं था? प्याली रोते हुए बोली, ऐसा नहीं है मिस्टर शेखावत, मुझे आप पर यकीन है। अक्सर व्यंग्य से हंसते हुए बोला, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन होता तो तुम अपने बारे में सब कुछ मुझे पहले ही बता चुकी होती बटरकप। मुझे तो ये यकीन नहीं हो रहा कि चलो मैं तो अब तुम्हें मिला हूँ, मुझे तो शायद तुम्हें इतना लगाव होता ही नहीं, इतना प्यार होगा ही नहीं कि तुम मुझ पर यकीन करो। लेकिन तुम कैसे भूल गई? तुम उसे कैसे भूल गई? एक माँ अपने बच्चे को कैसे भूल गई? उसकी बात सुनकर प्याली की आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गई। मतलब अक्सर उसके बारे में सब कुछ जानता है। अक्सर उसकी तरफ देखते हुए बेहद गुस्से में बोला, तुम्हें मुझे सब कुछ इसलिए नहीं बताना था क्योंकि तुम्हें डर लग रहा था, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं था। कारण जो भी हो, लेकिन कम से कम तुम उसके बारे में तो सोचती जिसे तुमने खुद से जन्म दिया है। प्याली जो तुम्हारा अपना है, तुम्हारा अपना खून है। कम से कम तुमने उसके बारे में तो सोचा होता, उसके बारे में सोचकर ही मुझ पर यकीन किया होता, मुझे अपने बारे में सब बताया होता। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। प्याली तुम्हें पता है, जिससे हम प्यार करते हैं ना, उसके लिए हम कुछ भी करते हैं। मैंने कहा था तुमसे, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। मोहब्बत हो गई है मुझे तुमसे। और मोहब्बत के मायने ये नहीं होते कि जिससे मोहब्बत करो उस पर यकीन ना करो। मोहब्बत शुरू ही यकीन से होती है। मैंने तुम पर यकीन किया था, लेकिन तुमने मुझ पर यकीन करना तो दूर, मुझे ढंग से समझा तक नहीं। तुम्हें लगा मैं तुमसे बेरुखी जता रहा हूँ, लेकिन तुमने एक बार भी जानने की कोशिश की कि आखिर मैं ये बेरुखी जता क्यों रहा हूँ? तुम मुझसे दूर जाने की बातें करती रही। तुमने खुद मुझसे कहा कि तुम मुझसे दूर चली जाओगी। तुमने एक बार भी ऐसे क्यों नहीं कहा कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी? तुम्हारा हक है मुझ पर। एक बार भी तुमने ये क्यों नहीं कहा कि तुम अपना हक छोड़कर कहीं नहीं जाओगी? क्यों नहीं तुमने मुझे बताया कि एक बेटा है तुम्हारा, सिर्फ इस डर से कि कहीं मैं तुम्हें ना छोड़ दूं? तुमने उस नन्ही सी जान के साथ इतना खिलवाड़ क्यों किया? अक्सर की बात सुनकर प्याली को और भी ज्यादा गिल्टी फील होने लगा था। उसे पहले ही अक्सर को सब कुछ बता देना चाहिए था। अक्सर उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता तुम्हारे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है प्याली, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता था और करता हूँ। लेकिन मैं उस लड़की के साथ बिल्कुल नहीं रह सकता
जिसे मुझ पर यकीन नहीं कि मैं उसकी बात समझूंगा और उसे समझूंगा, उसे हर तकलीफ से बचाऊंगा। ऐसा प्यार मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए जो सिर्फ प्यार हो, उसमें यकीन का एक कतरा भी ना हो। किसी और ने तुम्हें बुलाया तो तुम बिना सोचे समझे चली आई। ये ख्याल भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आया कि तुम्हें ये सब बातें मुझे बतानी चाहिए। आखिर तुमने मुझे समझा क्या है प्याली? उसके मुंह से बार बार अपना नाम सुनकर ही प्याली को उसके गुस्से का अंदाजा हो रहा था, लेकिन इस बार गलती उसकी थी। उसने सच में अक्सर पर यकीन नहीं किया था। अक्सर उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता प्याली, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ भी नहीं रह सकता। इसलिए तुम्हें जहां जाना हो तुम जा सकती हो, तुम्हारी मर्जी है। ना ही मैं तुम्हें खुद से दूर जाने के लिए कहूंगा और ना ही तुम्हें अपने पास जबरदस्ती रोकूंगा। तुम्हें जैसा करना हो, जो करना हो, तुम कर सकती हो। ये बोलकर अक्षर तुरंत वहां से चला गया और प्याली अपनी जगह पर खड़ी रह गई। उसकी आंखों से आंसू अभी भी गिर रहे थे। वो रोते हुए बोली, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने मिस्टर शेखावत को नाराज कर दिया। कितना नाराज है वो मुझ पर। गलती मेरी है। मुझे उन्हें पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था। उन्हें किट्टू के बारे में भी सब पता चल गया। कितनी बड़ी बेवकूफ हूं मैं, जो किसी अनजान के कहने पर यहाँ आ गई। लेकिन मैंने मिस्टर शेखावत को कुछ नहीं बताया। वो बहुत नाराज है मुझसे, लेकिन वो मुझसे प्यार करते हैं, इतना तो अब मुझे पता चल गया। अब मैं अपनी गलती सुधारूंगी। मुझे उनकी नाराजगी दूर करनी होगी। ये बोलकर वो भी तुरंत उस रूम से बाहर निकली और बाहर पार्किंग एरिया की तरफ आई। उसने सामने अक्षर की गाड़ी होटल से बाहर निकलते हुए देखी। वो उसकी गाड़ी की तरफ भाग रही थी कि एक शख्स उसके सामने आकर रुका और उसे गहरी नजरों से देखने लगा।